जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने नए विषय के साथ मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में आखिर हमारे देश की दिशा, सच्चाई तो ये है कि हमारे देश की दिशा को बदलने में और बिगाड़ने में हमारे नेताओं का 99% हाथ रहता है। हम आपको देशवासियों ये बताना चाहते हैं कि आखिर मानसरोवर चीन के हाथों कैसे चला गया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मानसरोवर में भगवान शिव का सपरिवार निवास स्थान है। बावजूद हिंदू तीर्थ स्थान होने के बावजूद वो चाइना के कब्जे में चला गया। ये लगभग 1962 की लड़ाई के अंदर बहुत सारा भाग, जिसमें लद्दाख भी था और नेपाल के कुछ हिस्से थे, और भारत का मानसरोवर भी चला गया। आखिर इतना टाइम हो गया, कैलाश मानसरोवर के बारे में नेताओं ने कभी जनता को ये नहीं बताया कि हम इसके लिए क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं या कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। बड़ा दुखद विषय है कि हिंदू तीर्थ कैलाश मानसरोवर को भारत सरकार और किसी भी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस विषय पर चर्चा करे, संगीन चर्चा करे, गहरी चर्चा करे और संवेदनशील व्यक्त करे कि हम इस कैलाश मानसरोवर को वापस से अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि वो हिंदू तीर्थ स्थल है। वहां भगवान का निवास है, निवास स्थान है। उसके बावजूद भी सरकार क्यों इतनी खामोश है? ये सरकार की और उंगली उठाने का प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आखिर सरकार खामोश क्यों है। कैलाश मानसरोवर पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक आत्मा से जुड़ा हुआ केंद्र है, जहां भगवान शिव का निवास होता है। कैलाश मानसरोवर काफी विख्यात है और एक प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है। कैलाश मानसरोवर आखिर सरकार बार बार बात करती है, पाकिस्तान के विषय में अपना समय बर्बाद करती है, लेकिन चाइना की बात नहीं करती। क्या फर्क पड़ता है? चाइना से किसी भी तरीके से हमको कैलाश मानसरोवर जो हमारी धरोहर है लेनी चाहिए। देखिए, इसमें भी हम आपको फिर बोलना चाहते हैं, आखिर नेताओं के कारण ही देश की बर्बादी का एजेंडा शुरू होता है। अब आप देखिए कैलाश मानसरोवर कैसे अपने हाथ से गया, भारत का हिस्सा किस तरह अपने हाथ से चला गया, जो अपना तीर्थ स्थल है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के नेता धर्म की बातें करते हैं, भारत के नेता देश को बचाने की बात करते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर पर अपने मुंह को सिल के रखते हैं, क्योंकि उनकी कमजोरी है। वो डरते हैं, बात करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हीं के नेताओं की करतूत है। आखिर ये नेता देश को बचाना या देश को बनाना या देश को प्रगति के रास्ते पर लाने का काम करते हैं या अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। हमने तो एक ही चीज देखी है कि देश की दिशा को खराब करने में नेताओं का 99% योगदान रहता है। इनके नीचे के फंटर एक नंबर के दलालीबाज, नशेबाज और वसूलीबाज होते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन समस्या ये है कि हम जैसे लोग कब तक आवाज उठाएंगे। ये दबा देते हैं, ये मरवा देते हैं, अपने कानून की ताकत से फंसवा देते हैं। ये इतने कायर और बुजदिल हैं कि सत्ता पर आने के बाद गुंडागर्दी करने लग जाते हैं। ये शासन नहीं करते, शासन पर आने के बाद गुंडागर्दी करते हैं। जैसे टेररिज्म तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये सबसे बड़े टेररिज्म के बाप होते हैं हमारे सत्ताधारी नेता। मैं ये नहीं कहता कि सत्ताधारी नेता सभी टेररिज्म है, लेकिन 99% हमारे देश के नेता अय्याशी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते, देश को छीनने का काम करते हैं। ये कड़वा सच है। हमारे देश के अंदर ड्रग्स के कारोबार, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार कैसे हुए? ये नेताओं की काली करतूत का खौफनाक एक एजेंडा है। हमारा भारत योद्धाओं का एक देश हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति जगह जगह चौराहे चौराहे पर नशे के धंधे चलते हैं, गैर कानूनी काम होता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि प्राचीन काल के अंदर दूध दही की कभी नदियां बहा करती थी। हमारे भारत में शास्त्रों का कभी गढ़ हुआ करता था, हमारा ये भारत ऋषि मुनियों का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज हालत ऐसे है कि नशे में झूमते हुए लोग नजर आते हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या आपको देश कैसा चाहिए? क्या आपका देश आपको प्राचीन अवस्था में नहीं चाहिए? हमें
अपना प्राचीन देश लौटा दो। हे हमारे देश के कमजोर नेताओं, हमें हमारा प्राचीन देश लौटा दो जहाँ दूध दही की नदियां बहा करती थी। हम फिर बोलना चाहते हैं, भारत की दिशा को खराब करने में, दशा को खराब करने में नेता और प्रशासन का हाथ है। शासन और प्रशासन के लोग नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। हम जैसे लोगों को काम करने नहीं देते, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम फंसाने की कोशिश करते हैं, गलत नाम देने की कोशिश करते हैं। तो ये हालत है हमारे देश के गद्दारों का। हमारा देश जब गुलाम हुआ, 900 साल मुगलों के कब्जे में रहा, अंग्रेजों के कब्जे में रहा, तो इसकी एक बड़ी वजह हमारा कुछ हिस्सा हमारे ही लोग बिक जाते हैं। 100, 500, 1000 एक दारू की बोतल में और शान और शौकत में ये अपनी औकात को बेच देते हैं। आप समझ जाइए हमारा देश, वरना हमारा देश तो योद्धाओं का देश था। हमारे देश में कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता जब तक हमारे भीतर के लोग गद्दार ना हो। बस यही कहना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन के लोग चंद टुकड़ों के लिए, चंद बोतल के लिए अपना ईमान धर्म, अपनी देश की धरती को बेचने का काम करते हैं। और जो सत्य के खिलाफ, जो झूठ के खिलाफ जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं और देश के लिए मर मिटने का काम करते हैं। हम देश की जनता है, लेकिन हम वफादार हैं। हम भारत माता की भूमि है। इस भूमि को बचाने के लिए जो भी होगा हम अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे देश का शासन प्रशासन, अंधा कानून ऐसा ही है कि किसी भी माध्यम से अच्छे लोगों को, बोलने वाले लोगों को फंसा दिया जाता है। ऐसे गद्दारों का कोई इलाज नहीं। जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हमारे जैसे लोगों को, या सत्य बोलने वाले लोगों को, या देश के लिए काम करने वाले लोगों को अगर फंसाते रहे तो देश फिर से गुलाम होगा। हमारे देश को बेचने का काम करने वाले शासन प्रशासन के 99% लोग शामिल हैं इसके अंदर। वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, पढ़ी लिखी जनता को कहना चाहता हूं कि आप आगे आए। देश खतरे में है, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए। शासन प्रशासन में जो लोग हैं गद्दार, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा? आखिर एकजुट होकर एक्शन लिया जाएगा, वरना नहीं देश फिर से गुलाम होगा। ये कड़वा सच है। जनहित में, देश हित में, मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।